students, welcome in geography class. In the last lecture we had learned chapter number 3, exogenetic processes, part first, where we had learned the reason of mechanical weathering, where we had learned about the granular weathering, after that carbonation. Then today we are going to learn the next part of this chapter, that is solution. Some minerals in the rock get dissolved in water. Limestone is formed due to chemical precipitation between water and alkalis. At Vadgaon Darya in Ahmednagar district, limestone get precipitated chemically. That means undergoes chemical weathering again. Similarly, because of solution, alkalis in the rock dissolve and make them brittle. तो कुछ जो रॉक्स होते हैं उन रॉक्स के अंदर के जो मिनरल है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं. तो जिस तरह से लाइमस्टोन ये जो फॉर्म होता है वो एक केमिकल प्रेसिपिटेशन से होता है जो वाटर और अल्कलीज के केमिकल प्रेसिपिटेशन से होता है. तो वडगांव दरिया अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का एक लाइमस्टोन जो केमिकली प्रेसिपिटेटेड हुआ है जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. तो अंडरगोज केमिकल जो फिर से वेदरिंग वहाँ पे होकर ये स्टैलेक्टाइट्स वहाँ पे बने हुए हैं. तो इसी तरह से इस सॉल्यूशन की वजह से अल्कलीज और रॉक अल्कलीज जो है वो रॉक के अंदर डिज़ोल्व होकर इस तरह के रॉक को उन्होंने ब्रिटल वहाँ पे बना दिया है. व्हाट इज मीन बाय ब्रिटल? ब्रिटल मीन्स इजीली ब्रेकेबल. तो इजीली ब्रेक, तो ये जो रॉक है वो इजीली वहाँ पे ब्रेक हो सकते हैं. जिससे पहले थोड़ी जानकारी हम इस केमिकल प्रेसिपिटेशन के बारे में वहाँ पे लेते हैं. तो ये प्रेसिपिटेशन क्या होता है, केमिकल प्रेसिपिटेशन क्या होता है? तो जनरली प्रेसिपिटेशन मतलब जो रेनफॉल है, हेवी रेनफॉल, उसे कहा जाता है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर ये अलग है. तो केमिकली या केमिस्ट्री में ये प्रेसिपिटेशन क्या है? सॉलिडिफिकेशन ऑफ प्रीवियसली डिजॉल्व सब्सटेंस अ सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन के अंदर जो पहले से ही डिजॉल्व ऐसे सब्सटेंस है उनका सॉलिडिफिकेशन मतलब प्रेसिपिटेशन थ्रू केमिकल वेदरिंग प्रोसेस लाइक कार्बोनेशन एंड सॉल्यूशन. अल्कलीज इन द रॉक गेट कैरिड अवे विथ वाटर एंड सोल्यूबल फॉर्म. तो वाटर रॉक के अंदर जो भी अल्कलीज है या जो भी मटेरियल है, सब्सटेंस है, वो वाटर की वजह से वहाँ पे सोल्यूबल हो जाते हैं और जो बचा हुआ अल्कलीज वाला जो पार्ट है वो रॉक से बाहर आ जाता है और उसका सॉलिडिफिकेशन वहाँ पे हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, वो है प्रेसिपिटेशन. व्हेन वाटर evaporates, these alkalis accumulate at a place in solid form. अब ये जो वाटर है रॉक के अंदर इस तरह का केमिकल रिएक्शन करके वहाँ से इवेपोरेट हो जाता है, उसकी भाप वहाँ पे बन जाती है और जो कुछ अल्कलीज है वो बाहर आकर सॉलिड फॉर्म में दिखाई देती हैं. तो वही प्रेसिपिटेशन वहाँ पे है. When this happen is said the alkalis have been precipitated. The stalactites and stalagmites form in limestone landscape आर रिजल्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन. तो प्रेसिपिटेशन के अगर कोई रिजल्ट हमें देखने हैं तो वो स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट इसे हम देख सकते हैं जो हमारी पिक्चर में भी बताए गए हैं या फिगर में भी बताए गए. फिगर 3.7 अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे स्टैलेक्टाइट्स इन वडगांव दरिया अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के बताए गए. तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये ऊपर से आए हुए ये कुछ पिलर्स या सिंग जैसे पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं या थॉर्न जैसे, कांटों जैसे कुछ पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, वो है स्टैलेक्टाइट्स. तो ये बने हैं प्रेसिपिटेशन से. मतलब जो अल्कलीज है वो वाटर की वजह से, वाटर के केमिकल रिएक्शन की वजह से ये अल्कलीज बाहर आकर उनका सॉलिडिफिकेशन हुआ है या सॉलिड बन गए हैं, जिससे बने हैं ये स्टैलेक्टाइट्स. ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज देयर, दैट इज ऑक्सीडेशन. दिस प्रोसेस ऑकर इन रॉक्स which have iron present in them. The iron in the rocks come in contact with water and chemical reaction take place between iron and oxygen. तो कुछ रॉक्स के अंदर पहले से ही आयन वहाँ पे मौजूद होता है. तो ये आयन वाटर के कांटेक्ट में जब आता है तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है और इस केमिकल रिएक्शन
ये जो केमिकल रिएक्शन है वो आयन और ऑक्सीजन के बीच में होता है, और जिसकी वजह से एक रेडिश कलर का लेयर उस रॉक के ऊपर हमें दिखाई देता है। दिस इज कॉल्ड रस्ट। तो ये जो रेडिश कलर का लेयर हमें दिखाई दे रहा है उसे क्या कहा जाता है? रस्ट। When you kept nails in the wet cloth, you must have noticed a similar thing. Similarly, process occur in the rocks in area with high rainfall. Figure 3.1b. अब यहाँ पे जिस तरह से एक गीले क्लॉथ के अंदर, वेट क्लॉथ के अंदर कुछ नेल्स हमने रख दिए और फिर कुछ दिनों बाद उस क्लॉथ को हमने खोला, तो खोलने के बाद वहाँ पे हमें कुछ रेडिश कलर के स्टेन क्लॉथ के ऊपर दिखाई देते हैं। तो इसी तरह की कुछ प्रोसेस हमें, ये प्रोसेस जो है वो रॉक के अंदर होती है, जो फिगर 3.d में दिखाई देती है। तो मैं यहाँ पे आपको ये फिगर दिखा देता हूँ, 3.1d वाली फिगर, जिसमें ऑक्सीडेशन बताया गया है रॉक का। इस फिगर में आप देख सकते हो रॉक है, रॉक के ऊपर ये रेडिश लेयर वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यह है रस्ट, और जो आयन और ऑक्सीजन इन दोनों के ऑक्सीडेशन की वजह से वहाँ पे बना है, जो केमिकल वेदरिंग वहाँ पे है। तो जनरली ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अ टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विथ आयन इन द रॉक, rust is formed. Reaction of any elements with oxygen is called oxidation. तो केमिकल वेदरिंग वाला एक प्रोसेस है जिसे ऑक्सीडेशन वहाँ पे कहा जाता है। तो ऑक्सीजन जो रॉक्स के अंदर प्रेजेंट ऐसे आयन के साथ रिएक्शन करता है, तो रॉक के अंदर जो प्रेजेंट आयन है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, तो जिसकी वजह से बनता है रस्ट, है ना। तो कोई भी एलिमेंट जिसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज देयर, दैट इज देयर आर मेनी मोर प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन केमिकल वेदरिंग बिसाइड्स द वन मेंशन अबोव। तो बहुत से सारे ऐसे केमिकल प्रोसेस है ऑक्सीडेशन वाले, लेकिन हमने एक प्रोसेस यहाँ पे बताई है। डेली लाइफ एग्जांपल इंक्लूड मॉइस्चनिंग ऑफ टेबल सॉल्ट इन रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में ये टेबल सॉल्ट का मॉइस्चनिंग हमें दिखाई देता है, मतलब टेबल के ऊपर रखी गई छोटी सी बोतल होती है ना, सॉल्ट की होल वाली, है, जिसको खाने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर नमक वहाँ पे कम रहा तो उस बोतल से वो नमक डाल देते हैं, तो उस बोतल के अंदर जो सॉल्ट होता है उसमें मॉइस्चनिंग आ जाती है, मतलब वो गीला दिखाई देता है। कब? रेनी सीजन में। तो ये भी एक ऑक्सीडेशन का ही प्रोसेस है। जिसके बाद एप्पल स्लाइस टर्निंग ब्राउन, एप्पल के कुछ स्लाइस हमने कर दिया, एप्पल को काट के एक जगह में रख दिया, तो कुछ देर बाद हमें कुछ ब्राउन कलर वहाँ पे दिखाई देता है, उस स्लाइस के ऊपर दिखाई देता है। तो ये भी एक ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, बायोलॉजिकल वेदरिंग। Besides mechanical and chemical weathering, biological factors are also responsible for weathering of rocks. तो केमिकल और मैकेनिकल वेदरिंग के अलावा बायोलॉजिकल फैक्टर्स ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं रॉक्स के वेदरिंग के लिए, रॉक्स के टूटने के लिए। हैव यू विजिटेड एनी फोर्ट? किसी फोर्ट को आपने विजिट किया है? हैव यू सीन ट्रीज ग्रोज ऑन देयर माइनरेट्स? तो उन माइनरेट्स के ऊपर, उस फोर्ट के माइनरेट्स के ऊपर आपने कभी किसी ट्री को ग्रो होते हुए देखा है? तो यू ऑल्सो मस्ट हैव सीन पीसेस ऑफ रॉक्स गेटिंग सेपरेटेड। तो वहाँ पे कुछ रॉक्स के जो टुकड़े हैं वो सेपरेट होते हुए आपने वहाँ पे देखे होंगे। वो किस लिए होते हैं? तो बिकॉज ऑफ द रूट्स ऑफ द ट्रीज। तो उन ट्रीज के रूट्स की वजह से ये सेपरेशन ऑफ पीसेस ऑफ रॉक्स वहाँ पे होता है। तो as the root grows bigger, they create tension in the rocks and start breaking them. तो ये जो रूट्स है वो जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो रॉक्स के ऊपर कुछ टेंशन्स वहाँ पे बनाते हैं, और जिसकी वजह से वो रॉक्स को तोड़ना वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। फिगर 3.8 विच इज शोइंग द बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग शो कर रही है फिगर 3.8, जहाँ पे आप देख सकते हो कि एक टेम्पल है वहाँ पे, और उस टेम्पल के ऊपर एक ट्री ग्रो हुआ है और उसके रूट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। वो रूट्स जैसे जैसे बड़े
बनते हैं, ग्रो करते हैं, तो उनका टेंशन उन रॉक्स के ऊपर आता है और वो रॉक्स टूटते हैं, जिसकी वजह से ये बायोलॉजिकल वेदरिंग वहाँ पे होती है। एंट मेक लार्ज एंथिल्स, रैट्स, माइस, rabbit and other worms and insect make burrows in the ground। तो जनरली क्या होता है, एंट है ना, या बड़े से एंट्रिल को वहाँ पे बनाती है, मतलब जिसे आप कहते हैं ना वारुल, यानी मिट्टी का बना हुआ एक किला वहाँ पे दिखाई देता है आपको। उसके बाद रैट, माइस, रैबिट और कुछ वर्म्स और इंसेक्ट जो ज़मीन के अंदर एक ब्यूरो बनाकर, बिल बनाकर रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है, ब्यूरोइंग एनिमल्स। तो ये बिल बनाकर रहने वाले एनिमल्स है। बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटीज वेदरिंग ऑफ रॉक्स ऑकर्स। तो इनकी ये बिल बनाने वाली जो एक्टिविटी है, जिसकी वजह से रॉक्स की वेदरिंग होती है। देन बिसाइड्स दिस एल्गीज, मॉस, लाइकेन, other flora etc. grow in the rock, they also help in weathering। तो इसके अलावा कुछ फ्लोरा यानी वेजिटेशन भी हम वहाँ पे बता सकते हैं, जैसे कि algae, मॉस, लाइकेन और अदर फ्लोरा, जिसकी वजह से भी रॉक की वेदरिंग वहाँ पे होती है। तो ये एल्गीज तो आपको पता है, लेकिन ये मॉस क्या है जिसके बारे में हम जानते हैं। मैं एक पिक्चर यहाँ पे मॉस की आपको बता रहा हूँ। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे ये ग्रीन वाला पार्ट है, वो मॉसेस यानी वो वाला प्लांट है, जिसकी जानकारी मैंने नीचे बताई है। मॉस, स्मॉल फ्लावरलेस प्लांट, दे ऑलवेज ग्रो इन मॉइस्ट शेडेड लोकेशन। तो ये एक प्लांट होता है जो फ्लावरलेस होता है, मतलब उसमें किसी भी तरह के फ्लावर नहीं आते। और जनरली ये जो मॉस है वो मॉइस्ट शेडेड लोकेशन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होता हुआ दिखाई देता है। दे कैन बी सीन ऑन द ट्रंक ऑफ ट्रीज इन द ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिड क्लाइमेट में ट्रीज के ट्रंक के ऊपर भी इस तरह के मॉस आपको दिखाई देंगे। ओके ओके देन नेक्स्ट पार्ट इज देयर, दैट इज लाइकेन। तो ये लाइकेन क्या है जिसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे पिक्चर बताइए फिगर 3.9, जिसमें लाइकेन बताए गए बायोलॉजिकल वेदरिंग में। तो ये पिक्चर है लाइकेन की, जिसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। वो इस तरह से है, लाइकेन वन ऑफ द प्राइमरी प्लांट फॉर्म्ड आउट ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ फंगस एंड algae। तो फंगस और algae के साथ एक साथ में बने हुए जो प्लांट्स होते हैं, यानी एक साथ में बड़े हुए, एक साथ में ग्रो होने वाले ये फंगस और algae जिससे बनते हैं ये लाइकेन। इट जनरली ग्रोज ऑन द रॉक्स। तो ये जनरली रॉक्स के ऊपर ग्रो करते हैं, या वॉल के ऊपर, या ट्री के ट्रंक के ऊपर ये ग्रो करते हैं। ओके then the next part we will see in the next lecture। okay bye।